हेलो फ्रेंड्स, दिस इज राहुल। वेलकम टू जिरफ ट्रीमर्स। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज मेनली फ्रॉम द ईयर 2015 टू 2019 ऑफ यूनिट 3 दैट इज बिजनेस इकोनॉमिक्स। सो फ्रेंड्स, अगर इससे प्रीवियस वीडियोस की बात की जाए तो मैं ऑलरेडी आपके साथ काफी सारे यूनिट्स के प्रीवियस ईयर एमसीक्यू डिस्कस कर चुका हूँ। होप्स आपने उन वीडियोस को देख लिया होगा और उसी के साथ साथ मैं आपके साथ रिविजन वीडियोस भी यूनिट फर्स्ट टू यूनिट 10 शेयर कर चुका हूँ। होप्स आपने उन वीडियोस को भी देख लिया होगा। सो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक जरूर करना। आपके लाइक से कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप इंटीग्रेटेड कॉमर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो। चलिए स्टार्ट करते हैं टाइम को वेस्ट किए बिना। ओके, 2019 के क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और स्पीडली हम क्वेश्चंस को कवर अप करेंगे क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, टाइम ज़्यादा लग जाएगा अगर धीरे धीरे करेंगे तो। चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ए प्रोडक्शन फंक्शन एक्सप्रेस्ड एज। तो अगर हम एक प्रोडक्शन फंक्शन को इस वे में एक्सप्रेस करते हैं तो अगर हम प्रोडक्शन फंक्शन को क्या है इस वे में अगर एक्सप्रेस करते हैं तो उसको हम कौन सा प्रोडक्शन फंक्शन कहेंगे। फर्स्ट है कांस्टेंट इलास्टिसिटी सब्स्टिट्यूशन फंक्शन, सेकंड है वेरिएबल इलास्टिसिटी सब्स्टिट्यूशन फंक्शन, थर्ड है लियोन्टिफ टाइप प्रोडक्शन फंक्शन, फोर्थ है कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन। तो फ्रेंड्स, इसको हम कहते हैं कांस्टेंट इलास्टिसिटी सब्स्टिट्यूशन फंक्शन। अब आपको बताना होना चाहिए कि हमारे पास कितने प्रोडक्शन फंक्शन होते हैं, कितने टाइप के होते हैं। हमारे पास टोटल 3 टाइप के प्रोडक्शन फंक्शन होते हैं। सबसे पहला है कॉप डगलस फंक्शन, सेकेंड है कांस्टेंट इलास्टिसिटी फंक्शन और थर्ड है लियोन्टिफ टाइप फंक्शन। अगर हम कॉप डगलस फंक्शन, सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है हमारा कॉप डगलस का ही है और सबसे कॉमन भी है, ज़्यादातर हम इसको यूज़ करते हैं। इसको डिफाइन किया गया क्यू इज इक्वल टू ए के ए एल बी। के जो है यहाँ पे क्या है, हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल है और एल क्या है, लेबर है। ओके, इसी तरह जो है हमने कांस्टेंट इलास्टिसिटी फंक्शन को डिफाइन कर रखा है और इसी तरह हमने लियोन्टिफ को। तो हो सकता है अगली बार आपसे लियोन्टिफ फंक्शन के बारे में पूछ लिया जाए या फिर कांस्टेंट इलास्टिसिटी फंक्शन या कॉप डगलस के बारे में पूछ लिया जाए। ओके, तो आपको तीनों के तीनों पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये इसका आपको सिर्फ याद ही रखना पड़ेगा कि कौन किसके ऑथर हैं। ओके, अगर हम बात करें थ्योरीज की तो प्रॉफिट एज रेंट ऑफ एबिलिटी, डायनामिक थ्योरी ऑफ प्रॉफिट, रिस्क थ्योरी ऑफ प्रॉफिट एंड इनोवेशन थ्योरी ऑफ प्रॉफिट। और इनके प्रोपाउंडर दे रखे हैं हमको एफ बी हॉले, जोसेफ, जे बी क्लर्क एंड एफ ए वॉकर। तो इसका जो आंसर आएगा वो हमारा थर्ड होगा, डेट इज ए पे फोर्थ, बी पे थर्ड, सी पे फर्स्ट, डी पे सेकंड। तो इस पर टाइम वेस्ट नहीं करते क्योंकि एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसका आपको याद ही रखना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन थर्ड, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट्स जो है हमारी करेक्ट है। ए स्टेटमेंट दे रखी है, इन द शॉर्ट रन टोटल फिक्स्ड कॉस्ट इज ग्रेटर देन जीरो, देयरफॉर टोटल कॉस्ट इज ऑल्सो ग्रेटर देन टोटल वेरिएबल कॉस्ट। बिल्कुल सही बात है क्योंकि टोटल कॉस्ट जो होता है वो टोटल फिक्स कॉस्ट का और टोटल वेरिएबल कॉस्ट का सम होते हैं। डेट्स वाई अगर टोटल फिक्स कॉस्ट जीरो से बड़ी है तो हमारी टोटल कॉस्ट जो होगी वो ग्रेटर होगी किससे, टोटल वेरिएबल कॉस्ट से। बी स्टेटमेंट दे रखा है, इफ डिक्रीज इन एएफसी इज लेस देन इंक्रीज इन एवीसी। मतलब कि अगर एवीसी 2 यूनिट्स इंक्रीज हो रही है और एएफसी 1 यूनिट हो रही है तो हमारा एसी डिक्रीज करेगा नहीं, इस टाइम पे एसी हमारा क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो ये स्टेटमेंट गलत है। सी स्टेटमेंट दे रखी है, इफ डिक्रीज इन एएफसी इज इक्वल टू इंक्रीज इन एवीसी देन AC इज रिमेन कॉन्स्टेंट। बिल्कुल, क्योंकि AC जो होता है वो AFC और AVC का सम होता है। तो अगर दोनों सेम प्रोपोर्शन में इंक्रीज और डिक्रीज हो रहे हैं तो हमारा AC पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो सी स्टेटमेंट भी हमारी क्या करेक्ट है। डी दे रखा है, डिक्रीज इन AFC इज ग्रेटर देन इंक्रीज इन AVC देन AC इंक्रीजेज। नहीं, इस केस में AC हमारा क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो हमारी स्टेटमेंट जो है A और C हमारी क्या है, करेक्ट है। होप्स आपको क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमको नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन रीजन का। असर्शन दे रखा है और रीजन दे रखा है, हमें बताना कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। असर्शन दे रखा है, ऑटो कंपनीज एंड अदर कंज्यूमर गुड कंपनीज ऑफर कैश रिबेट्स टू एनकरेज परचेज ऑफ द मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट विद इन ए स्पेसिफिक पीरियड। कि ऑटो कंपनीज क्या होती है, वो कैश रिबेट प्रोवाइड करती है स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए ताकि उनकी जो सेल है प्रोडक्ट्स की वो इंक्रीज हो सके। रीजन दे रखा है, इन द सेम प्रोडक्ट इज प्राइस डिफरेंटली एट डिफरेंट टाइम्स। लेकिन जो सेम प्रोडक्ट है वो डिफरेंट टाइम्स पे डिफरेंट प्राइस चार्ज किया जाता है। ओके, तो हमारा असर्शन जो है ठीक है क्योंकि ऑटो कंपनीज आपको पता है कि जब उनकी सेल जो होती है कम हो जाती है तो वो कई तरह की रिबेट प्रोवाइड करती हैं ताकि लोग खरीदें, जैसे कि दिवाली के टाइम पे या न्यू ईयर के टाइम में हमने देखा होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसको डिफरेंट टाइप से उसको डिफरेंट प्राइस पर चार्ज करके उसको सेल किया जाएगा। ओके, कॉन्स्टेंट प्राइस पर ही सेल किया जाता है। ओके, सो असर्शन इज करेक्ट एंड रीजन इज नॉट करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द ऑड वन आउट। फर्स्ट स्पेसिफिक गुड, सेकंड अनसर्टेन गुड, थर्ड फ्यूचर गुड्स एंड फोर्थ असर्टेन गुड्स। तो फ्रेंड्स, जो अनसर्टेन है और असर्टेन है वो स्पेसिफिक गुड्स के ही टाइप्स हैं। जो फ्यूचर गुड्स है वो
एट प्रेजेंट एग्जिस्ट नहीं करता, इन फ्यूचर वो हमको मैन्युफैक्चर करने को, आज उसका ऑर्डर मिला है, हमने इन फ्यूचर मैन्युफैक्चर करके देना है, तो वो हमारा फ्यूचर गुड्स होगा जो एट प्रेजेंट हमारे पास अवेलेबल नहीं है। ओके, तो फ्यूचर गुड्स इन कैटेगरी से बिलोंग नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फ्लोइंग आर द टू स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड इट्स मेजरमेंट। स्टेटमेंट फर्स्ट दे रखा है स्टेटमेंट फर्स्ट दे रखा है ऑन एवरी पॉइंट ऑन द स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व द इलास्टिसिटी आर ऑल इक्वल, कि स्ट्रेट लाइन पर जो इलास्टिसिटी होती है वो सारी की सारी इक्वल होती है। ओके, स्टेटमेंट सेकंड दे रखा है ऑन एवरी पॉइंट ऑन द रेक्टेंगुलर हाइपरबोला शेप डिमांड कर्व पॉइंट इलास्टिसिटी आर नॉट इक्वल। तो दोनों स्टेटमेंट जो है गलत है और ये दोनों ही एक दूसरे की अपोजिट है। अगर मैं आपको दिखाऊं ग्राफ के थ्रू कि जो हमारी स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व पे जो इलास्टिसिटी है वो इक्वल नहीं होती, ऊपर देखोगे तो वो क्या है, इन्फिनिटी है, फिर वो ग्रेटर देन 1 है, इक्वल टू 1 है, और लेस देन 1 है, और इक्वल टू 0 है। ओके, तो अगर आप इसका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनाओगे अगर आप इसका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनाओगे तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला पे क्या है, हमारी इलास्टिसिटी जो है इक्वल टू होती है किस पे, 1 के। ओके, तो ये स्टेटमेंट हमारी करेक्ट होती, बट यहाँ पे दोनों के दोनों स्टेटमेंट जो है अपोजिट दे रखी है, डेट्स वाई दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्या है, हमारी इनकरेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वन विच ऑफ द फ्लोइंग assumption द थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर ऑन कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच इज नो स्पेयर। देखो एक चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, ये जो कार्डिनल यूटिलिटी की assumptions होती है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन इसका रिपीट हुआ है, तो इसको कभी छोड़ कर मत जाना भूल कर भी। ओके, फर्स्ट ऑप्शन है कंज्यूमर इज रेशनल, बिल्कुल कंज्यूमर हमारा रेशनल ही है। ओके, सेकंड लिमिटेड मनी इनकम ऑफ द कंज्यूमर, बिल्कुल कंज्यूमर की जो इनकम है वो हमेशा लिमिटेड ही होती है, अनलिमिटेड तो नहीं होती कभी भी। मैक्सिमाइजेशन ऑफ टोटल सेटिस्फैक्शन, हमेशा हर एक कंज्यूमर चाहेगा कि उसकी सेटिस्फैक्शन जो है मैक्सिमम मिले। ओके, फोर्थ है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, तो ये हमारी अजम्पशन नहीं है, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, तो इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है ट्रू है। ए स्टेटमेंट दे रखा है ए सिंपल मोनोपोली फर्म ऑलवेज अर्न सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, कि एक जो मोनोपोली फर्म होती है वो हमेशा ही सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करती है। नहीं, ऐसा नहीं ट्रू है, कभी भी ऐसा नहीं होता कि वो हमेशा ही सुपर नॉर्मल, हो सकता है कि कुछ टाइम के लिए अर्न करे, बट हमेशा के लिए ऐसा नहीं पॉसिबल है। बी है स्विजी किंग डिमांड कर मॉडल इज द बेस्ट नोन मॉडल एक्सप्लेनिंग रिलेटिव मोर सेटिस्फैक्टरी बिहेवियर ऑफ ओलिगोपोली फॉर प्राइस रिजिडिटी। जो स्विजी डिमांड कर मॉडल है उसको सबसे बेस्ट मॉडल माना गया है। यस, दिस इज ट्रू, इसको प्राइस रिजिडिटी मामले में इसको सबसे बेस्ट मॉडल ही माना गया है स्विजी डिमांड कर मॉडल को। सी है ए परफेक्ट कॉम्पिटिटिव फर्म इज प्राइस टेकर, बिल्कुल ए परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म जो होती है वो प्राइस टेकर होती है, प्राइस मेकर नहीं होती। जबकि अगर हम मोनोपोली की बात करें वो एक प्राइस मेकर होती है, वो प्राइस टेकर नहीं होती, क्योंकि वो एक सिंगल फर्म ही उसमें ऑपरेट कर रही होती है। अगर डी की बात करें, फर्म्स अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन अर्न्स ओनली नॉर्मल प्रॉफिट, कि जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर जो फर्म्स होती है वो सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट ही अर्न करती है, ऐसा जरूरी नहीं है। ओके, सो इट्स आंसर इज बी एंड सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगेन हमें क्या दे रखा है, टू स्टेटमेंट दे रखी है, बताना है दोनों ठीक है ये गलत है। असर्शन दे रखा है इन द केस ऑफ शॉर्ट रन कॉस्ट बिहेवियर एमसी कर्व इंटरसेक्ट एसी कर्व एट इट्स मिनिमम पॉइंट। फ्रेंड्स एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, एमसी और जो एसी का रिलेशनशिप है काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसको भी आप मत छोड़ के जाना। ओके, देखो प्रीवियस ईयर करने का यही एडवांटेज होता है कि हमें टॉपिक्स का पता लग जाता है और क्वेश्चंस का पता लग जाता है। एक तो ये पता लग जाता है कौन कौन से क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रहे हैं ताकि हम उनको अच्छे से कर सकें, दूसरा हमें टॉपिक्स का पता लग जाता है कि किस टॉपिक्स में से बार बार क्वेश्चन आ रहा है ताकि उनको हम अच्छे से प्रिपेयर कर सकें। ओके, सो रीजन दे रखा है व्हाइल AC कंटिन्यू टू डिक्रीज MC बिगन्स टू राइज एंड ऑल्सो व्हेन AC इज एट मिनिमम पॉइंट्स इट इज नाइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, इट्स कांस्टेंट। व्हेन AC इज कांस्टेंट इट इज इक्वल टू MC एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ओके, नीचे हमें ऑप्शन दे रखे हैं, सो इट्स आंसर इज बोथ A एंड R ट्रू एंड R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। तो फ्रेंड्स अगर हम AC और MC के बीच का रिलेशनशिप जाने तो उसमें क्या होता है, व्हेन MC इज लेस देन AC, जब MC AC से कम होता है देन AC फॉल्स विद एन इंक्रीजिंग इन द आउटपुट, तो AC क्या होता है, फॉल्स होता है हमारा। और व्हेन MC इज इक्वल टू AC, that is MC and AC कर्व इंटरसेक्ट ईच अदर, देन AC इज कांस्टेंट। जब MC कर्व जो AC के इक्वल होती है, मतलब दोनों जब इंटरसेक्ट कर रही होती हैं, उस टाइम पर जो AC होता है वो हमारा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। एंड व्हेन MC इज मोर देन AC, AC राइजेस, और जब MC AC से ज़्यादा होता है तो AC क्या कर रहा होता है, राइज कर रहा होता है। ओके, तो ये कुछ रिलेशनशिप था छोटा सा। चलिए अगेन असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, काफ़ी सारे क्वेश्चन आए हुए हैं असर्शन रीजन के। ओके, और सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन भी हमें असर्शन रीजन को करने में ही होती है।
एट टाइम्स ए बिजनेस में फेस ए सिचुएशन व्हेन इट हैज़ टू शट डाउन इट्स ऑपरेशन। असर्शन दे रखा है एट टाइम्स ए बिजनेस में फेस द सिचुएशन व्हेन इट हैज़ टू शट डाउन इट्स ऑपरेशन। रीजन दे रखा है इफ द रेवेन्यू इज लेस देन इट्स वेरिएबल कॉस्ट द ऑपरेशन शुड बी क्लोज डाउन। बिल्कुल, अगर आपका रेवेन्यू वेरिएबल कॉस्ट से कम हो जाता है, ओके, वेरिएबल कॉस्ट का मतलब है कि जैसे कि आपके पास रॉ मटेरियल लेने के भी पैसे नहीं हैं, उससे भी आपका रेवेन्यू कम हो जाता है, तो आपको अपने ऑपरेशन को क्लोज डाउन मतलब कि बंदी कर देना चाहिए। ओके, सो बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सेस कैपेसिटी इज नॉट नोटिस्ड इन विच ऑफ द फ्लोइंग कंडीशन, कि जो एक्सेस कैपेसिटी है कौन सी कंडीशन के अंदर नहीं नोटिस की जाती है, तो ये परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट के अंदर एक्सेस कैपेसिटी नहीं नोट की जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फ्लोइंग सिचुएशंस इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल एग्जिस्ट ऑफ द पोटेंशियल एंड परसिस्ट, तो किस सिचुएशन के अंदर जो है इकोनॉमीज ऑफ स्केल जो है वो एग्जिस्ट करता है। When firm is too small, जब फर्म टू स्मॉल होगी बहुत ज़्यादा छोटी होगी, नहीं। When firms decision to hire input do not result in increase in cost. When firms is too large and over diversified. When long run cost of producing of a unit falls as the output increases. तो फ्रेंड्स इसका आंसर जो है ऑफिशियल आंसर के अकॉर्डिंग थर्ड दे रखा है, बट मेरे अकॉर्डिंग जो इसका आंसर होना चाहिए वो फोर्थ होना चाहिए। जब फर्म क्या करती है लार्ज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ए यूनिट फॉल्स एज एन आउटपुट इंक्रीज, जब फर्म जो है काफ़ी सारा आउटपुट प्रोड्यूस करती है जिससे जो है कॉस्ट जो आती है कम आती है। ओके, तो यहाँ पे जो है इकोनॉमीज ऑफ स्केल जो है एग्जिस्ट करती है, तो इसका आंसर फोर्थ ही होना चाहिए। ओके, आप बताना क्या होना चाहिए इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फ्लोइंग कमोडिटीज व्हेन ए कंज्यूमर स्पेंड सो मच दैट नेगेटिव इनकम इफेक्ट ओवरवेल्म्स द पॉजिटिव सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट सो एज द अंडरलाइन डिमांड कर्व इज पॉजिटिवली स्लोप्ड, कि किस कंडीशन में ऐसा होता है कि व्हेन ए कंज्यूमर स्पेंड सो मच दैट नेगेटिव इनकम इफेक्ट ओवरवेल्म्स द पॉजिटिव सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, कि जो नेगेटिव इनकम इफेक्ट है वो क्या कर देता है, नेगलेक्ट कर देता है किसको, पॉजिटिव सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को। ऐसा कौन से केस में होता है, तो ऐसा होता है हमारा गिवन गुड्स के केस में। ओके, तो गिवन गुड्स आपको पता है कि स्पेशल टाइप है किसका, इंफीरियर गुड्स का, ये भी आपको बात याद होनी चाहिए, इसके ऊपर भी एक बार क्वेश्चन आया हुआ है। ओके, चलिए अब 2018 के क्वेश्चन कुछ हैं वो भी डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे रखा है अगेन असर्शन रीजन का, तो काफ़ी सारे क्वेश्चन इसमें असर्शन रीजन के आए हुए हैं, यहाँ से भी पता लगता है कि असर्शन रीजन कितना इंपॉर्टेंट है। असर्शन दे रखा है देयर एग्जिस्ट एक्सेस कैपेसिटी ऑफ द प्रोडक्शन फॉर द फर्म्स इफ दीज इनकर लॉसेस, कि अगर फर्म लॉसेस को इनकर कर रही है तो वहाँ पे कहीं ना कहीं एक्सेस कैपेसिटी जनरेट हो जाती है। बिल्कुल, फर्म अगर आपको बताओ कि लॉसेस कब इनकर करेगी, मतलब कि जब उसकी जितनी कैपेसिटी है उससे कम को वो प्रोड्यूस कर रही है तभी तो लॉस को बियर कर रही है वो, या उसकी डिमांड नहीं है बाजार में लेकिन फिर भी वो उसको क्या कर रही है, प्रोड्यूस करे जा रही है। ओके, देयर प्रोडक्शन लेवल हैव्स टू रिमेन बिलो द इकोनॉमिक कैपेसिटी लेवल। बिल्कुल, सो बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। प्रोडक्शन फंक्शन इज बेस्ड ऑन विच कम्बिनेशन ऑफ द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इनपुट ऑफ द फ्लोइंग, तो प्रोडक्शन फंक्शन, देखो प्रोडक्शन फंक्शन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपने आप में, इसको भी ना छोड़ के जाना। फर्स्ट सब्स्टिट्यूबिलिटी, सेकंड कॉम्प्लीमेंट्री, थर्ड फ्लेक्सिबिलिटी एंड फोर्थ स्पेसिफिसिटी, तो इट्स आंसर इज फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो अगर हम बात करें प्रोडक्शन फंक्शन की मेन कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो वो है सब्स्टिट्यूबिलिटी, कॉम्प्लीमेंट्री एंड फ्लेक्सिबिलिटी, तो इनके ऊपर जो है हमारा प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है। द मोनोपोली इन्वॉल्व्स ए सोशल कॉस्ट मेनली ड्यू टू इज एम्पैथेसिस ऑन विच ऑफ द फ्लोइंग, कि जो मोनोपोली है वो इन्वॉल्व करता है सोशल कॉस्ट को, किस वजह से। फर्स्ट, अर्निंग नेट प्रॉफिट इन ऑल पॉसिबल सिचुएशंस, सेकंड, अटेम्प्टिंग टू स्टॉल एंट्री ऑफ अदर फर्म्स इन द मार्केट, थर्ड, चार्जिंग डिफरेंट प्राइसेस फ्रॉम डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ बायर ऑफ द सेम प्रोडक्ट, फोर्थ, लोअर आउटपुट एट ए हायर कॉस्ट इन ए नॉर्मल प्रॉफिट सिचुएशन। क्योंकि जो मोनोपोली है वो क्या करता है, कई बार क्या होता है मोनोपोलीज जो होते हैं जानकर आउटपुट को कम दिखाते हैं, मतलब वो इतना मैन्युफैक्चर कर सकते हैं लेकिन वो इतना मैन्युफैक्चर नहीं करते, इसलिए नहीं करते ताकि वो क्या है हाई प्रॉफिट निकाल सके, मतलब हाई कॉस्ट पर उसको सेल कर सके। ओके, उसकी डिमांड बढ़ेगी, लोग ज़्यादा डिमांड करेंगे क्योंकि उसकी सप्लाई कम हो जाएगी, तो वो हाई प्राइस चार्ज कर सकते हैं। तो ये जो है मेनली एक सोशल कॉस्ट है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर इज बेस्ड ऑन विच कम्बिनेशन ऑफ द फ्लोइंग, तो कार्डिनल यूटिलिटी किस एजम्पशन पर बेस करती है। फर्स्ट, यूटिलिटी इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ कार्डिनल नंबर्स, सेकंड, कॉन्स्टेंसी ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, थर्ड, यूटिलिटीज ऑफ डिफरेंट गुड्स आर इंडिपेंडेंट, फोर्थ, गोसन फर्स्ट लॉ ऑफ कंजप्शन। तो नीचे हमें ऑप्शन दे रखे हैं। ओके,
आपको पता है कि कार्डिनल यूटिलिटी के assumptions काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यूटिलिटी को हम कार्डिनल नंबर्स में मेजर करते हैं, हमारी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी हम कांस्टेंट एज्यूम करके चलते हैं, और गॉसन फर्स्ट लॉ ऑफ कंजप्शन जो है इसके अंदर एप्लीकेबल होता है। यूटिलिटीज ऑफ डिफरेंट गुड्स आर इंटरडिपेंडेंट नहीं होती, वो इंडिपेंडेंट होती है। ओके, सो इसका आंसर है फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इंडिफरेंस कर्व। तो इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टीज भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 6 प्रॉपर्टीज है, अच्छे से कर लेना। तो इसकी जो प्रॉपर्टी नहीं है वो मैं बता देता हूँ। इंडिफरेंस कर्व आर कनकेव टू द ओरिजन, जबकि इंडिफरेंस कर्व जो होता है कन्वेक्स होती है ओरिजन के। ओके, तो ये प्रॉपर्टी नहीं है अपना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ए फर्म डेट प्रोड्यूस हाईली सब्स्टिट्यूट गुड्स कैन अडॉप्ट विच ऑफ द फ्लोइंग प्राइसिंग स्ट्रेटेजी। तो एक फर्म जो है हाईली सब्स्टिट्यूट गुड्स प्रोड्यूस कर रही है, तो उसके लिए कौन सी स्ट्रेटेजी सही रहेगी? तो उसके लिए गोइंग रेट प्राइसिंग स्ट्रेटेजी सही रहेगी। जो मार्केट में प्राइस प्रिवेल कर रहा है उसी प्राइस पर उसको क्या करना चाहिए, अपने प्रोडक्ट को सेल करना चाहिए। ओके, 9th क्वेश्चन है। इन ए परफेक्टली कॉम्पिटेटिव मार्केट ए फर्म इन द लॉन्ग रन ऑपरेट्स एट द लेवल ऑफ आउटपुट वेयर। अगर मान लो परफेक्टली कॉम्पिटेटिव मार्केट है तो एक फर्म को किस लेवल पर ऑपरेट करना चाहिए? उसको करना चाहिए MC इज इक्वल टू AR इज इक्वल टू MR एंड MC इज लोवेस्ट। तो जहाँ पे हमारा MC जो है मार्जिनल कॉस्ट जो है मार्जिनल रेवेन्यू के इक्वल हो, और मार्जिनल रेवेन्यू एवरेज रेवेन्यू के इक्वल हो, और जहाँ पे MC जो मार्जिनल कॉस्ट है, जो हमारी एडिशनल कॉस्ट है, वो हमारी कम आनी चाहिए। इस लेवल पर जो है उसको अपने प्रोडक्ट को, आउटपुट को प्रोड्यूस करना चाहिए। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे कुछ 2018 के क्वेश्चंस। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं 2017 के। चलिए फ्रेंड्स, अब 2017 के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट द assumption ऑन द बेसिस ऑफ विच थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर इज बेस्ड ऑन द कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। सो हमें ऑप्शन दे रखे हैं। फर्स्ट, रेशनलिटी। सेकंड, कॉन्स्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम सक्सेसिव यूनिट्स। थर्ड, कॉन्स्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। फोर्थ, यूटिलिटी इज मेजरेबल। तो फ्रेंड्स मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। जो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा वो आएगा सेकंड। ओके, ये बाय मिस्टेक मैंने इसमें थर्ड जो है इसको मैं शो कर दिया, लेकिन हमारी जो मार्जिनल यूटिलिटी होती है वो क्या होती है, डिमिनिशिंग होती है। ओके, जैसे जैसे आप एक्स्ट्रा क्वांटिटी कंज्यूम करते रहोगे आपको जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो आपकी डिमिनिश होनी स्टार्ट हो जाएगी। ये एक एजम्पशन होती है। ओके, जबकि वो कॉन्स्टेंट नहीं रहती। तो ये जो सेकेंड पॉइंट है वो हमारा क्या है, सेकेंड ऑप्शन जो है वो हमारा क्या है, ट्रू है। ओके, सो एजम्पशंस जो है, कार्डिनल यूटिलिटी के एजम्पशंस जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। कई बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, होप सो आपको क्लियर भी हो गया होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्टेटमेंट्स का क्वेश्चन है। स्टेटमेंट फर्स्ट दे रखी है। पॉइंट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन टर्म्स ऑफ मार्जिनल एंड एवरेज रेवेन्यू कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला AR डिवाइड बाय AR माइनस MR। तो AR क्या है, एवरेज रेवेन्यू, और MR क्या है, मार्जिनल रेवेन्यू। तो पॉइंट इलास्टिसिटी का फॉर्मूला दे रखा है, डेट इज एवरेज रेवेन्यू डिवाइड बाय एवरेज रेवेन्यू माइनस मार्जिनल रेवेन्यू। तो बिल्कुल ट्रू है, यही हमारा फॉर्मूला होता है। स्टेटमेंट सेकंड दे रखा है, द पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज द प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप ऑफ द डिमांड फंक्शन एंड द रेशियो बिटवीन कोरस्पॉन्डिंग प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। तो क्या जो ओके, सो बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट। दोनों की दोनों स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है हमारी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इंडिफरेंस कर्व। तो फ्रेंड्स इंडिफरेंस कर्व भी काफ़ी बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, तो ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है। इसकी प्रॉपर्टीज है, 6 प्रॉपर्टीज है, उसको अच्छे से कर लेना है। इसके ऊपर मैंने सेपरेट वीडियो बना रखी है, होप सो आपने उसको देख लिया होगा। चलिए, तो कौन सी इसमें से बेसिक प्रॉपर्टी नहीं है? फर्स्ट, नेगेटिव स्लोप। सेकंड, इंडिफरेंस कर्व ऑफ द टू इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स आर कनकेव टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। तो वो कन्वेक्स होते हैं, कनकेव नहीं होते, तो ये हमारी प्रॉपर्टी नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मैच ऑफ द फ्लोइंग का क्वेश्चन है। लिस्ट फर्स्ट में दे रखा है टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज, लार्ज स्केल प्रोडक्शन, परचेज ऑफ मटेरियल स्टोरेज। सी दे रखा है स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट अंडर स्पेशलाइज्ड पर्सोनल, और डी दे रखा है ऑयल कंपनीज हैव देयर ओन फ्लीट टैंकर्स। लीड सेकंड में हमें मार्जिनल इकोनॉमीज, इकोनॉमीज इन ट्रांसपोर्ट एंड इनपुट्स, इकोनॉमीज इन मार्केटिंग एंड इकोनॉमीज इन प्रोडक्शन। नीचे हमें ऑप्शन दे रखे हैं। देखो, सबसे पहला है टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज। अगर आपके पास अच्छी टेक्नोलॉजी होगी, ओके, तो उसका आपको क्या बेनिफिट मिलेगा? उसका आपको बेनिफिट देखो प्रोडक्शन के अंदर भी मिल सकता है और मार्केटिंग के अंदर भी मिल सकता है। तो हमारे यहाँ पे ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि उसका क्या होगा। देखो, अभी आपको कन्फ्यूजन है, हमको नहीं पता कि उसके हमको इकोनॉमी मार्केटिंग के अंदर मिलेगी या प्रोडक्शन के अंदर मिलेगी। इसके लिए हमें नेक्स्ट पॉइंट पर मूव करना पड़ेगा। बी दे रखा है लार्ज स्केल परचेज ऑफ मटेरियल स्टोरेज। अब अगर आप लार्ज स्केल में परचेज करोगे मटेरियल स्टोरेज को, तो उसका आपको फायदा कहाँ मिलेगा? उसका फायदा हमें मिलेगा प्रोडक्शन के अंदर। हमारी प्रोडक्शन की कॉस्ट क्या आएगी, कम आएगी। ओके, तो लार्ज स्केल परचेज ऑफ मटेरियल्स का पता लगा कि हमारा बी पॉइंट रिलेट करता है फोर्थ से। ओके, तो बी पॉइंट हमारा फोर्थ से। इसके बाद देखते हैं स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट अंडर स्पेशलाइज्ड पर्सोनल।
हर एक पर्सनल को आप स्पेशली डिपार्टमेंट दे रहे हो तो उसकी एडवांटेज आपको मिलेगी मैनेजरियल इकोनॉमीज में। ओके, कि हर एक मैनेजर को आप अपना सेपरेट डिपार्टमेंट दे रखे हो तो वो अच्छे से काम कर पाएगा, तो मैनेजरियल इकोनॉमीज मिलेगी आपको। तो सी पॉइंट रिलेट करता है आपका फर्स्ट के साथ। और डी की अगर हम बात करें, ऑयल कंपनीज हैव देयर ओन फ्लीट ऑफ टैंकर्स, तो इसकी आपको एडवांटेज मिलेगी इकोनॉमीज इन ट्रांसपोर्ट एंड इनपुट। तो डी रिलेट करता है सेकंड। तो इसका ऐसा पॉइंट हमारा कौन सा है, ऐसा है हमारा सेकंड, तो इसका आंसर आ जाएगा सेकंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Manufacturing of TV sets and refrigerator and their pricing in India belongs to which of the following market structure? कि आप टीवी सेट्स जो होते हैं और रेफ्रिजरेटर जो फ्रिज वगैरह हमारे घर में होते हैं, तो ये कौन सी मार्केट स्ट्रक्चर से बिलोंग करते हैं? ए मोनोपोलिस्टिक, सेकंड प्राइस कंपटीशन, थर्ड मोनोपोली, फोर्थ ओलिगोपोली। तो देखो इसके कुछ रिटेल स्टोर्स आपको देखने को मिल जाएंगे, ज़्यादा तो नहीं कहूँगा लेकिन बहुत सारे इसके शोरूम्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये है हमारा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। ओके, ऐसा तो नहीं है आपके यहाँ पे एक ही शोरूम होगा, एक ही होगा तो वो मोनोपोली में आ जाएगा, लेकिन इसके कई सारे आपको देखने को मिलते हैं तो ये मोनोपोलिस्टिक के अंदर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेटमेंट्स का। प्राइसिंग एट पार विद इन द मार्केट प्राइस ऑफ द एग्जिस्टिंग ब्रांड इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट रीजनेबल प्राइस स्ट्रेटेजी ऑफ ए प्रोडक्ट विच इज बिंग सोल्ड इन ए स्ट्रॉन्गली कॉम्पिटिटिव मार्केट। अगर मान लो आप एक कॉम्पिटिटिव मार्केट के अंदर अपने प्रोडक्ट को सोल्ड कर रहे हो तो आप क्या कौन सा प्राइस सेट करोगे? तो प्राइसिंग एट पार विद द मार्केट प्राइस, कि जिस प्राइस पर मेरे कॉम्पिटिटर सेल कर रहे हैं मैं उसी प्राइस पर सोल्ड करना सही समझूंगा। बिल्कुल सही बात है। स्टेटमेंट सेकंड क्या रखा है? प्राइसिंग बिलो द मार्केट प्राइस हैज बीन फाउंड टू बी मोर सक्सेसफुल व्हेन ए सेलर इंटेंड टू अचीव ए प्रेस्टिजियस पोजीशन अमंग द सेलर इन द लोकेलिटी। कि मान लो एक सेलर का जो गुड है वो प्रेस्टिजियस गुड है, मतलब कि सुपीरियर क्वालिटी का गुड है और वो चाहता है अपनी पोजीशन क्रिएट करना, तो वो क्या करेगा? वो मार्केट प्राइस से कम प्राइस पर गुड्स को सेल करेगा। नहीं, ऐसा तभी करा जाता है, मार्केट प्राइस से कम प्राइस पर गुड्स को सेल तब किया जाता है जब हमारा गुड्स जो है नॉर्मल क्वालिटी का या उससे थोड़ा हल्के क्वालिटी का होता है। प्रेस्टिजियस क्वालिटी के केस में ऐसा नहीं होता। तो स्टेटमेंट सेकंड हमारी क्या है? रॉन्ग है। तो इसका आंसर हो जाएगा स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट एंड सेकंड इज इनकरेक्ट। सो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लिस्ट अगेन मैच ऑफ द फ्लोइंग का क्वेश्चन है और एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसको आपको याद ही रखना पड़ेगा कौन सी स्टेटमेंट किसने दी थी। लिस्ट फर्स्ट दे रखा है लिस्ट ऑफ हाइपोथेसिस सेल रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन, ये किसने दिया था? ये दिया था हमारा वीजे बाउमोल। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, कई बार ये क्वेश्चन सेम रिपीट होता आ रहा है। ओके, तो इसको याद ही कर लेना। बी दे रखा है हाइपोथेसिस ऑफ मैक्सिमाइजेशन ऑफ फर्म्स ग्रोथ रेट, ये किसने? रॉबिन मैरिस। सी दे रखा है हाइपोथेसिस ऑफ मैक्सिमाइजेशन ऑफ मैनेजरियल यूटिलिटी फंक्शन, ओई विलियमसन। डी दे रखा है हाइपोथेसिस ऑफ सेटिस्फाइंग बिहेवियर, दैट इज साइडेट एंड मार्च। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 8th क्वेश्चन है, हमको क्या बताना है? प्राइस इलास्टिसिटी कोफिशिएंट चेंज इन टोटल रेवेन्यू इंक्रीजेस और डिक्रीजेस। तो हमें बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है ठीक है। ओके, चलिए प्राइस इलास्टिसिटी अगर हमारी 0 होती है, अगर हमारा प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो हमारे टोटल रेवेन्यू क्या होगा? इंक्रीज होगा। और अगर हमारा प्राइस डिक्रीज हो रहा है तो टोटल रेवेन्यू क्या होगा? डिक्रीज होगा। सेकंड ऑप्शन दे रखा है अगर आपका जो प्राइस इलास्टिसिटी है वो लेस देन 1 है, तो अगर आपके प्राइस को हम इंक्रीज कर रहे हैं तो आपका टोटल रेवेन्यू क्या इंक्रीज होगा, और अगर डिक्रीज कर रहे हैं तो क्या डिक्रीज होगा। थर्ड दे रखा है अगर इक्वल टू 1 है तो इंक्रीज और नो चेंज, और डिक्रीज हो रहा है तो नो चेंज। फोर्थ है मोर देन 1 है, इंक्रीज इंक्रीज डिक्रीज डिक्रीज। तो देखो अगर आप थोड़ा सा भी प्राइस में चेंज करोगे तो आपकी टोटल रेवेन्यू क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। और अगर प्राइस को डिक्रीज करोगे तो टोटल रेवेन्यू क्या हो जाएगा? आपका इंक्रीज हो जाएगा। ओके, तो ये दोनों क्या होते हैं? अपोजिट डायरेक्शन में क्या होते हैं? मूव होते हैं। तो यहाँ पे हमारा सेम डायरेक्शन दे रखा है, तो ये ऑप्शन हमारा क्या है? इनकरेक्ट है, फोर्थ। सो इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ। चलिए फ्रेंड्स अब 2016 के हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द किंग डिमांड कर्व मॉडल ऑफ ओलिगोपोली वाज डेवलप्ड बाय। तो किंग डिमांड कर्व भी फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट मॉडल है ओलिगोपोली का। ओके, सो ये किसने दिया था? इसको दिया था पाउल स्वीजी ने। तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द सक्सेसफुल ऑफ द पेनिट्रेशन प्राइसिंग पॉलिसी विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट डिजायरेबल। अगर आप चाहते हो कि आपकी पेनिट्रेशन प्राइस पॉलिसी जो है सक्सेसफुल हो तो कौन सी थिंग इसमें डिजायरेबल नहीं है? फर्स्ट है शॉर्ट टर्म डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट टू हैव इलास्टिसिटी ग्रेटर देन यूनिटी, कि शॉर्ट टर्म डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट, कि जो प्रोडक्ट है उसके अगर शॉर्ट टर्म डिमांड है उसकी इलास्टिसिटी क्या होनी चाहिए? ग्रेटर देन यूनिटी होनी चाहिए। बिल्कुल। सेकंड दे रखा है अवेलेबिलिटी ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्केल लार्ज स्केल प्रोडक्शन, कि आपका क्या है? प्रोडक्ट की जो कॉस्ट आनी चाहिए वो क्या आनी चाहिए? कम होनी चाहिए। बिल्कुल। थर्ड दे रखा है प्रोडक्ट टू हैव ए लो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कि प्रोडक्ट की डिमांड जो है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होनी चाहिए? लो होनी चाहिए। नहीं, हमारी क्रॉस इलास्टिसिटी डिमांड लो नहीं होनी चाहिए, वो बल्कि हाई होनी चाहिए। ओके, क्रॉस इलास्टिसिटी डिमांड को तो आपको पता ही होगा कि 2 प्रोडक्ट्स दे रखे हैं, अगर आप एक के प्रोडक्ट में प्राइस के चेंज कर रहे हो तो आपके दूसरे प्रोडक्ट के डिमांड पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। ओके, तो ये है हमारा क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड।
ओके, उसके बाद बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन विच ऑफ द फ्लोइंग मार्केट सिचुएशन द प्राइसिंग अबव द प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस इज यूज्ड एज कॉमन मार्केट प्राइस। तो कौन सी मार्केट सिचुएशन के अंदर जो है प्राइसिंग अबव द प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस को हम कॉमन मार्केट प्राइस कंसीडर करके चलते हैं। फर्स्ट ऑप्शन, markets where the selling price face perfect competitive situation. Second, market where the selling price wants to gain popularity of the product having high cross elasticity of their demand. Third, markets where seller rely on the customers high prosperity to consume a prestigious commodity. तो जहाँ पे जो कस्टमर्स हैं वो हाई प्रेस्टिजियस कमोडिटी को कंज्यूम करने की सोचते हैं, हम वहाँ पर ही हाई प्राइस को चार्ज कर सकते हैं। ओके, सॉरी फ्रेंड्स। ओके, तो ऐसी सिचुएशन में ही हम क्या करेंगे, हाई प्राइस को चार्ज करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस ऑफ द कंज्यूमर बिहेवियर इज कंसिडर्ड सुपीरियर टू द कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस मेनली ड्यू टू। तो ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस को कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस से सुपीरियर समझा गया, किस कारण की वजह से। ओके, एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस जो है ना वो हमारा एक मॉडर्न अप्रोच, मॉडर्न यूटिलिटी एनालिसिस है, जबकि जो कार्डिनल है वो एक ट्रेडिशनल है। ओके, तो इसको सुपीरियर क्यों समझा गया, इसको सुपीरियर इसलिए समझा गया क्योंकि बायोफिकेशन ऑफ प्राइस इफेक्ट इनटू इनकम एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट वो क्या करता है, जो ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस है ना वो सेग्रीगेट करके चलता है, किसको, प्राइस इफेक्ट को और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को, दोनों को सेग्रीगेट करके चलता है। ओके, जबकि कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस में ऐसा नहीं होता। और अगर थोड़ा डिफरेंस और जाने तो ऑर्डिनल यूटिलिटी जो है क्वालिटेटिव कंसेप्ट है। ओके, इट्स इवोल्यूशन इज बेस्ड ऑन रैंक, इसका जो इवोल्यूशन होता है वो रैंक के बेस्ड पे होता है, जबकि कार्डिनल यूटिलिटी जो है क्वांटिटेटिव कंसेप्ट है और इसका इवोल्यूशन जो है यूटिल्स के बेस पर होता है। ओके, ये पॉइंट्स भी आप याद रखना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। असर्शन दे रखा है, प्राइस रिडक्शन नॉर्मली लीड्स टू एन इंक्रीज इन द डिमांड ऑफ ए कमोडिटी। कि आप प्राइस रिडक्शन कर रहे हो उससे क्या होगा, आपकी डिमांड इंक्रीज होगी। बिल्कुल। रीजन दे रखा है, प्राइस रिडक्शन लीड्स टू एन एंट्री ऑफ न्यू बायर ऑफ द कमोडिटी इन द मार्केट। कि प्राइस रिडक्शन करने से न्यू बायर आपकी प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट होंगे। ये भी बात बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ ऑप्शंस आर करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। Monopoly is not considered desirable from the point of view of the society mainly because of the monopolist endeavors to। ये मैंने क्वेश्चन पहले भी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ कि मोनोपोलिस्ट को सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से सही नहीं समझा जाता। क्यों? क्योंकि मोनोपोलिस्ट क्या करते हैं, वो जितना लेवल पर उनको प्रोडक्ट को प्रोडक्शन करनी चाहिए ना वो उतने लेवल पर नहीं करते। ठीक है, मान लो 100% लेवल पर प्रोडक्शन नहीं करते, वो 80 या 70% पर ही करते हैं, ताकि वो क्या करें, पूरी डिमांड को फुलफिल ना कर पाए, जिससे वो हाई प्राइस को क्या करते हैं, चार्ज कर सके। ओके, सप्लाई कम करने के बाद क्या करते हैं, वो उनकी आर्टिफिशियल डिमांड क्रिएट कर देते हैं, जिससे क्या है वो हाई प्राइस बाद में चार्ज करते हैं। दैट्स वाई यहाँ पे एक सोशल कॉस्ट भी इन्वॉल्व हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। असर्शन दे रखा है, लो इनिशियल प्राइस फॉर न्यू प्रोडक्ट इज रिगार्डेड एज द प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट फॉर एंटरिंग इनटू द मास मार्केट। कि अगर आप न्यू प्रोडक्ट का लो प्राइस रखोगे तो आप बड़ी मार्केट के अंदर इजीली आप क्या कर जाओगे, कैप्चर कर जाओगे बड़ी मार्केट को। रीजन दे रखा है, फर्म्स जनरली गो फॉर द प्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट विद एक्सेस कैपेसिटी इनिशियली। स्टार्टिंग में जब प्रोडक्ट्स में एंटर करती है किसी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए, तो उसकी कैपेसिटी स्टार्टिंग में एक्सेस ही होती है। ओके, अगर 100% कैपेसिटी है तो 50% पहले मैन्युफैक्चर करके और 50% को रिटेन करके रखेगी। ओके, सो हमारे दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स क्या हैं, ट्रू है, और आर जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का। चलिए, प्रोडक्शन फंक्शन के कुछ करैक्टरिस्टिक्स हैं, असम्पशन है, कौन सी हमें बताना है। ए कॉम्प्लीमेंट्री, बी सब्स्टिट्यूबिलिटी, सी फ्लेक्सिबिलिटी, डी स्पेसिबिलिटी। तो हमारी ए बी डी जो कॉम्प्लीमेंट्री, सब्स्टिट्यूबिलिटी एंड स्पेसिफिकलिटी जो है हमारी क्या है, असम्पशन है किसकी, प्रोडक्शन फंक्शन की। ओके, होप सो क्लियर हो गया होगा। चलिए 2015 के क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएशन इन द प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड इज नॉट ड्यू टू। कि जो इनवर्स रिलेशनशिप है प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के बीच में, वो किस वजह से नहीं है। ए इनकम इफेक्ट, बी सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, सी फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, डी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। देखो, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन की वजह से कभी भी हमारा जो है नेगेटिव रिलेशनशिप नहीं होता, क्योंकि फ्यूचर में हमेशा प्राइस इंक्रीज करने की ही एक्सपेक्टेशन होती है, डिक्रीज करने की कभी नहीं होती। हम आज से अगर मान लो आज से मैं 2 साल बाद कहूँगा कि पेट्रोल के प्राइस डिक्रीज होंगे, भाई किस बेस पर एजम्पशन लगा लो, इन्फ्लेशन तो इंक्रीज ही होगा ना। तो फ्यूचर एक्सपेक्टेशन कभी भी रीजन नहीं हो सकता कि आपका जो है नेगेटिव रिलेशनशिप हो प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड के बीच में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंज्यूमर इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम मैक्सिमाइजेशन हिज टोटल यूटिलिटी व्हेन। कि कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम में कब कहा जाएगा,
द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द टू गुड्स कंज्यूम्ड आर इक्वल, बी द प्रोपोर्शन ऑफ द मार्जिनल यूटिलिटीज एंड रिस्पेक्टिव प्राइसेस आर इक्वल। तो उसको इक्विलिब्रियम में तभी कहा जाएगा जब एम आर और ए आर जो होते हैं दोनों इक्वल होते हैं। ओके, एम आर जो है हमारा क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी एम यू, और यहाँ पे एम आर क्या है हमारा, मार्जिनल रेवेन्यू डेट इज प्राइस। ओके, तो प्राइस और जब मार्जिनल यूटिलिटी दोनों इक्वल होगी तब हम कहेंगे कंज्यूमर इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम। ओके, जो उसको यूटिलिटी मिल रही है और जो वो प्राइस लगा रहा है उन दोनों का सेटिस्फैक्शन जो है मतलब इक्वल होनी चाहिए। ओके ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमारा मैच ऑफ द फ्लोइंग का है। इलास्टिसिटी का कंसेप्ट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, देख लो अभी तक रिपीट होता रहा है क्वेश्चन बार बार इलास्टिसिटी में से ही, तो इस टॉपिक को भी ना छोड़ के जाना। लिस्ट फर्स्ट में दे रखा है जीरो इलास्टिसिटी इनकम इलास्टिसिटी, बी दे रखा है जीरो क्रॉस इलास्टिसिटी, सी दे रखा है पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी एंड डी दे रखा है नेगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी। लिस्ट सेकंड में सब्स्टिट्यूट गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री, इंडिफरेंट, इंडिपेंडेंट। ओके, अगर हम बात करें जीरो इनकम इलास्टिसिटी, तो जीरो इनकम इलास्टिसिटी का वो क्या होगा कि मतलब इनकम के इंक्रीज होने या डिक्रीज होने से आपकी जो गुड्स की डिमांड पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। तो ऐसा कब होगा, जब गुड्स हमारे इंडिफरेंट होंगे, उस केस में ऐसा होगा, तो इसका होगा थर्ड। उसके बाद बात करते हैं जीरो क्रॉस इलास्टिसिटी, मतलब कि एक गुड्स के प्राइस में इंक्रीज होने से दूसरे गुड्स की डिमांड पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। तो ऐसा कौन से केस में होगा, जब इंडिपेंडेंट, जब गुड्स आपस में एक दूसरे पर डिपेंड ही नहीं कर रहे होंगे। ओके, मान लो मैं बात कर रहा हूँ कॉफ़ी और पेन की, तो दोनों का कोई रिलेशन ही नहीं है, पेन तो किस चीज़ के लिए चाहिए, कॉफ़ी किस चीज़ के लिए चाहिए, तो इस केस में जो है हमारी क्रॉस इलास्टिसिटी क्या होगी, जीरो होगी। अगर हम बात करें पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी की, तो वो कौन से केस में होगा, वो होगा हमारे सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में कि अगर एक गुड्स के प्राइस इंक्रीज होते हैं तो दूसरी गुड्स की क्या होगी, डिमांड भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ओके, अगर हम बात करें नेगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी के केस में, तो इसमें क्या होगा, अगर एक गुड्स के प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं तो दूसरे गुड्स की डिमांड क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ये कब होगा, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मोनोपोलिस्ट प्रेफर टू सेल द प्रोडक्ट इन द मार्केट विद, कि अगर मान लो मोनोपोलिस्ट को चॉइस करने के कौन सी मार्केट में उसको प्रोडक्ट को सेल करना चाहिए, तो वो कौन सी मार्केट में करना चाहिए, उनको इलास्टिक डिमांड, जहाँ पे डिमांड जो हमारी इलास्टिक हो, मतलब अगर वो थोड़ा सा प्राइस को डिक्रीज करे तो डिमांड एकदम क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए उसकी, इस मार्केट में उनको क्या करना चाहिए, सेल करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। असर्शन दे रखा है, इन द लॉन्ग रन अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन ऑल फर्म्स इनवेरिएबिलिटी गेट्स ओनली नॉर्मल प्रॉफिट, कि लॉन्ग रन के अंदर जो है परफेक्ट कॉम्पिटिशन के अंदर हर एक फर्म, ऑल फर्म्स जो है नॉर्मल प्रॉफिट ही अर्न करती है। बी स्टेटमेंट दे रखी है, ऑल फर्म्स इनकर मिनिमम एवरेज कॉस्ट एंड इनकर नो सेलिंग कॉस्ट ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। बिल्कुल, बी स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन नहीं होता, इसलिए ना तो यहाँ पे सेलिंग कॉस्ट होती है और ना ही यहाँ पे क्या होती है, ना तो यहाँ पे सेलिंग कॉस्ट होती है और हमारी एवरेज कॉस्ट भी क्या होती है, मिनिमम ही होती है। बट हर एक फर्म परफेक्ट कॉम्पिटिशन के अंदर नॉर्मल प्रॉफिट ही अर्न करे, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। कुछ फर्म्स लॉस भी अर्न कर रही होंगी, कुछ फर्म्स जो है एबनॉर्मल प्रॉफिट भी अर्न कर रही होंगी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ए रेक्टेंगल हाइपरबोला शेप डिमांड कर्व ऑन ऑल इट्स पॉइंट हैज़, कि एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला शेप जो डिमांड कर्व है उसके जो सारे पॉइंट्स हैं वो क्या है, उसके अनइक्वल स्लोप्स होंगे और इक्वल पॉइंट इलास्टिसिटी होगी। ओके, अगर आपको पता हो कि मैं अगर आप ड्रॉ करके दिखाऊं आपको, तो क्या होगा इस केस में, तो हमारे क्या होगा, अनइक्वल हमारा स्लोप होंगे और हमारी जो यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगी वो हर एक पॉइंट पे क्या होगी, हमारी इक्वल होगी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ए परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट इज नॉट ए प्राइस मेकर बट इज ए प्राइस टेकर। बिल्कुल, परफेक्टली कॉम्पिटिटिव हमेशा एक प्राइस टेकर रहती है। रीजन दे रखा है, द फर्म इज इंटरेस्टेड इन डिसाइडिंग द लेवल ऑफ आउटपुट ओनली। बिल्कुल, बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो फ्रेंड्स, यही कुछ क्वेश्चन है जो कि मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं। कुछ क्वेश्चन हो सकता है स्किप भी हो गए हों, सारे क्वेश्चन अवेलेबल नहीं होते, बट मैंने कोशिश जरूर करी है कि सारे के सारे क्वेश्चंस आपको अवेलेबल करा सकूं। होप्स आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप इंडिविजुअल एंड कॉमर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग।